चलिए वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का क्लास में। चलिए क्लास 10th का है प्राकृतिक आपदा से आपदा प्रबंधन चैप्टर से चैप्टर 3 है, जिसमें प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी का आपदा प्रबंधन है। चलिए तो देखिए, भूकंप और सुनामी दो ऐसी प्राकृतिक आपदा है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक संरचना से है, यानी नीचे की संरचना से है। ठीक है, और ठोस भूपटल के अंदर का तापमान 1000 से भी अधिक होता है, यानी सबसे नीचे का तापमान आपका 1000 से भी अधिक होता है। यहाँ उत्पन्न ऊर्जा तरंग की लहरें चट्टानों में कंपन उत्पन्न करती है। अंदर जो ऊर्जा की तरंग होती है वो चट्टानों में क्या करती है, कंपन उत्पन्न करती है। इस कंपन का केंद्र जब स्थल खंड पे पड़ता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जब आता है कंपन, तो उसे हम भूकंप कहते हैं। और जब महासागर में यही कंपन होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, सुनामी कहते हैं। ठीक है, 26 दिसंबर 2004 को दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ऐसा सुनामी आया था जिसमें सैकड़ों लोग विलुप्त हो गए तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित जो इंदिरा पॉइंट है वो तरंगे झटके के प्रभाव से विलुप्त हो गया। यानी इतना भयंकर सुनामी आया कि इंदिरा गांधी पॉइंट जो था वो क्या हो गया, वहां पे विलुप्त हो गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी पॉइंट किस सुनामी, कब सुनामी आया था जो ये विलुप्त हुआ था, तो 26 दिसंबर 2004 को। ठीक है, एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक ये आया था, पूरे एशिया में फैल गया था ये। चलिए आगे बात करते हैं। भूकंप और सुनामी की ऊर्जा तरंग की गहनता की मापन की बात करें तो रिएक्टर स्केल की मदद से होता है। याद रखिएगा, भूकंप और सुनामी की ऊर्जा तरंग का मापन यानी उसकी गहनता का मापन की बात करें तो रिएक्टर स्केल में होता है। आगे बात करते हैं, भारत में भूकंप के क्षेत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसको 5 जोन में रखा गया। सबसे पहले जोन के बारे में देखते हैं। तो इस जोन में दक्षिण पठारी क्षेत्र आते हैं, यानी बड़े बड़े पहाड़ जहां आपको देखने के लिए मिलते हैं, यानी दक्षिण के इधर वहां होते हैं जहां भूकंप का खतरा नहीं के बराबर होता है। बात करें जोन 2 की, तो इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदान क्षेत्र आते हैं। ठीक है, जहां भूकंप की संभावना तो होती है लेकिन अति सीमित खतरा वहां पे होता है। चलिए आगे का जोन देख लेते हैं। आगे बात करते हैं जोन 3 की। तो देखिए, इसके अंतर्गत मुख्यतः आपका गंगा सिंधु का मैदान हो जाता है, राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के कुछ क्षेत्र आते हैं। यहाँ भूकंप का प्रभाव देखने को तो मिलता है लेकिन कभी कभी ही विनाशकारी रूप लेता है। आगे है जोन 4 की बात करें तो इसमें अधिक खतरे की संभावना होती है क्योंकि 5वें जोन पे ज्यादा है। तो जैसे जैसे जोन प्लस होते जाएंगे वैसे वैसे खतरा क्या होगा, बढ़ते जाएगा। पहले पे खतरा नहीं है, दूसरे पे थोड़ा बहुत है, तीसरे पे संभावना है और चौथा होता है। तो यही चीज है, इसमें खतरे की संभावना होती है। इसमें मुख्यतः आपका शिवालिक हिमालय का क्षेत्र हो जाता है, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग हो जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम घाटी तथा पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है जोन 4 के अंदर। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऐसे बनता है कि बताइए हिमालय का क्षेत्र किस जोन के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा जोन 4 के अंतर्गत। इस तरह से ऑब्जेक्टिव आता है। आगे है जोन 5 की बात करें, यह सर्वाधिक खतरे का क्षेत्र है। इसमें गुजरात का कच्छ हो जाता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम तथा दार्जिलिंग का पहाड़ी क्षेत्र आता है। और ये बहुत बार क्वेश्चन बना है, गुजरात का कच्छ किस जोन के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा 5 के। आगे बात करते हैं भूकंपीय तरंग। ठीक है, और यहां से क्वेश्चन आपको 1 नंबर देके जाएगा, बहुत ध्यान समझिएगा आराम से। देखिए, भूकंप के समय उठने वाले जो कंपन होते हैं उसको मुख्यतः 3 रूप से हम देखते हैं। ठीक है, यानी 3 तरंगों में बांटा जाता है। सबसे पहला है आपका प्राथमिक तरंग जिसे हम पी कहते हैं। याद रखिएगा, पहला क्या है, प्राथमिक, जिसे हम पी कहते हैं। यह तरंग सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है। क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पे, कौन सा तरंग है, भूकंप का तरंग है जो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचता है। याद रखिएगा पी तरंग। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था, यहां से आपका क्वेश्चन टेस्ट कर जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले पृथ्वी की सतह पे पहुंचने वाला तरंग कौन सा है, पी तरंग, या तो प्राथमिक कहिए। द्वितीयक यानी दूसरा द्वितीयक है जिसे एस के नाम से निरूपित किया जाता है, कैपिटल एस से। यह तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग कौन सा है आपका, एस है, यानी द्वितीयक है और इसकी गति प्राथमिक तरंग से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अच्छा, गति की बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, पी की होगी, याद रखिएगा। ठीक है, आगे है दीर्घ यानी एल। ये भूपटलीय सतह पर उत्पन्न होता है। ठीक है, इसकी गहनता सबसे कम होती है, यानी सबसे नीचे जो तरंग उत्पन्न होता है वो आपका एल होता है, उसके ऊपर एस होता है और सबसे ऊपर आपका पी होता है जो पृथ्वी के ऊपरी सतह तक पहुंचता है। नीचे की अगर बात करें, नीचे में कौन होता है, तो नीचे में एल तरंगे होती है, मध्य की बात करें तो एस होती है और हाईएस्ट की बात करें, अप की बात करें तो पी होती है। ठीक है, तीनों चीज समझ गए। अब थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, अधिकेंद्र किसे कहते हैं।
ठीक है। तो देखिए भूपटल पर वह केंद्र जहां भूकंप की तरंग सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है, यानी अभी आप जहां भी खड़े हैं, जहां पे सबसे पहले भूकंप की तरंग का अनुभव होता है उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। यानी भैया यहाँ से तरंग शुरू हुई है, अब धीरे धीरे किधर किधर फैलेगी इसका अनुमान वहां से लग जाता है। तो याद रखिएगा भूपटल का वह केंद्र जहां भूकंप की तरंग सर्वप्रथम अनुभव होती है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका भूकंप केंद्र। तो देखिए भूपटल के नीचे का वह स्थान या स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है, जहां से प्रारंभ होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। जहां पे जाके एंड होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। सीधा आगे बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है बाबू, महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? अगर भूपटल पे होगा, भूमि पे होगा तो भैया भूकंप कहेंगे, और अगर महासागर में होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सुनामी कहेंगे। ठीक है। आगे है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? ठीक है, पूरे विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बंगाल का खाड़ी। ठीक है। आगे है अगला प्रश्न, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर, देखिए ये अभी जस्ट आपने पढ़ा है, पढ़ाते ये सब भी है, और ये अभी तुरंत का है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा पी तरंग। पहला ऑप्शन तो पी तरंग हो गया। अब देखिए टी तरंग तो होता ही नहीं, ये तो यहीं पे खत्म। आपके पास तीन ऑप्शन पी एल एस, तो एस कौन सा है भैया? सबसे लास्ट नीचे का। उसके बाद पावर में कौन होता है? एल होता है, और सबसे पावरफुल कौन होता है? पी होता है, याद रखिएगा। अगला है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर स्थित केंद्र को आपका अधिकेंद्र कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? सही नहीं की बात कर रहा है। तो देखिए भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, ये भी सही बात है। भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण करना, ये भी ठीक है। गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना, ठीक है। और सबसे बढ़िया ऑप्शन अगर यहाँ पे नजर आ रहा है तो भगवान भरोसे बैठे रहना सबसे बढ़िया काम है, तो यही काम करना चाहिए। और यही आपका आंसर पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था कि भैया क्या सही नहीं है? तो सही नहीं है, भगवान के भरोसे बैठे रहना। आगे लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो भूकंप के केंद्र एवं अधिकेंद्र के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंपीय कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, और जबकि भूपटल पर वह केंद्र जहां भूकंप के तरंग का सर्वप्रथम अनुभव होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है। आगे है भूकंपीय तरंगों से आप क्या समझते हैं? और प्रमुख भूकंपीय तरंगों के नाम लिखे। तो आप लोग को पता है भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की कंपन को भूकंपीय तरंग कहते हैं। भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली तरंगे निम्न है, जिसमें आपका प्राथमिक जो सबसे हाई लेवल पे काम करता है, द्वितीय तरंग जिसको ऐसे सूचित करते हैं सेकंड लेवल का है, और सबसे कम लेवल का हो जाता है तीसरा दीर्घ तरंग जो एल है। देखने में दीर्घ मतलब बड़ा होगा पर इसका काम छोटा है। प्राथमिक देखने में लग रहा है छोटा पर इसका काम बड़ा, यानी सबसे पावरफुल प्राथमिक तरंग पी है। आगे है भूकंप और सुनामी के बीच अंतर को स्पष्ट करें। तो देखिए ठोस धरातल पर होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। ठोस पे हुआ, भूमि पे हुआ उसे भूकंप कहेंगे, और सागरीय तली में उत्पन्न होगा तो उसे क्या कहेंगे? सुनामी कहेंगे। सागरीय तली में उत्पन्न कंपन को सुनामी कहते हैं। भूकंप एवं सुनामी की ऊर्जा तरंग की गहनता का मापन की बात करें तो रिएक्टर स्केल द्वारा किया जाता है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे प्रश्न देख लेते हैं। आगे प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न 4, सुनामी से बचाव के 3 उपाय बताइए। तो समुद्र तटीय क्षेत्रों के समीप मैंग्रोव वनस्पति को लगाने का कार्य किया जाना चाहिए। दूसरा, तटीय क्षेत्रों के समीप रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देना चाहिए। तीसरा, समुद्र के नजदीक कंक्रीट तटबंधों का निर्माण करना चाहिए। आगे बात करते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न की। तो भूकंप क्या है? भारत को प्रमुख भूकंप क्षेत्रों में विभाजित करते हुए सभी क्षेत्रों को संक्षिप्त में विवरण दे। भूकंप आप लोग को पता है ठोस धरातल पर होने वाली कंपन को भूकंप कहते हैं। भारत के प्रमुख भूकंप क्षेत्र की बात करें तो 5 जोन में रखा गया। जोन 1 में इस जोन में दक्षिण पठारी क्षेत्र आते हैं जहां भूकंप का खतरा नहीं के बराबर होता है। आगे बात करते हैं जोन 2 की। इसके अंतर्गत प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदान क्षेत्र आते हैं। यहाँ भूकंप की संभावना तो होती है लेकिन तीव्रता कम होने के कारण अति सीमित खतरे होते हैं, यानी खतरे की कोई गुंजाइश नहीं है। जोन 3 की बात करें तो इसके अंतर्गत मुख्यतः आपका गंगा सिंधु का मैदान, राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात के कुछ क्षेत्र आते हैं। यहाँ भूकंप का प्रभाव तो देखने के लिए मिलता है लेकिन वह कभी कभी ही विनाशकारी होता है।
जोन 4 की बात करें तो इसमें अधिक खतरे की संभावना होती है। इसमें मुख्यतः शिवालिक हिमालय का क्षेत्र, पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग, असम घाटी तथा पूर्वोत्तर भारत तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी इसके अंतर्गत आते हैं, जोन 4 के अंतर्गत। इसके बाद देख लेते हैं जोन 5 और आगे का प्रश्न। बात करते हैं जोन 5 की, तो यह सर्वाधिक खतरे का क्षेत्र होता है। इसके अंतर्गत आपका गुजरात का कच्छ प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का कुमाऊं पर्वतीय क्षेत्र, सिक्किम तथा दार्जिलिंग का पहाड़ी क्षेत्र आता है। आगे है सुनामी से आप क्या समझते हैं। सुनामी के बचाव के उपायों का उल्लेख करें। तो जब महासागर की तली पर कंपन होता है तब उसे हम लोग सुनामी कहते हैं। सुनामी से बचाव के उपाय की अगर बात करते हैं तो सुनामी का विनाशकारी प्रभाव तटीय प्रदेशों में देखने के लिए मिलता है। तट के किनारे कई मीटर की ऊंचाई तथा उठने वाले तरंग तट के किनारे मछली पकड़ने वाले और तट के किनारे बसी बस्तियों को क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। यानी अब देखिए तट के पास जितने भी गांव बसे हुए हैं, ठीक है, समुद्र में जैसे ही उफान मारेगा तो तट के पास जो है, चाहे वो मछली पकड़ने वाला हो या घर बना हो, उस सब चीज को तहस नहस करते हुए चल जाएगा। जैसे अभी आप देख लीजिए जवनिया गांव का हाल हो गया है ना, उसी तरीके से। आगे बात करते हैं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव को कम करने के लिए कंक्रीट तटबंध बनाने चाहिए और तट से टकराने वाले सुनामी तरंगे का तटीय मैदान पर कम प्रभाव होगा। यानी अगर कंक्रीट का मैदान बनाते हैं तो जो तरंग टकराएगी उससे उसका स्पीड कम हो जाएगा, और स्पीड कम होगा तो उससे उसका प्रभाव यानी पावर क्या होगा, कम हो जाएगा। आगे तटबंध के किनारे ही मैंग्रोव जैसे वनस्पति को सघन रूप से लगाना चाहिए। इससे टकराने वाले तरंगे की क्षति क्या हो जाती, कम हो जाएगी, और वह तटबंध पर यानी तटबंध जो किनारा है उस पर दबाव कम उत्पन्न करेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 3 पर। लास्ट प्रश्न है आप लोग का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, भूकंप एवं सुनामी के विनाशकारी प्रभाव से बचने के उपायों का वर्णन करें। तो पहला है भूकंप का पूर्वानुमान होना, यानी पूर्व तरंग और अनुकंपन तरंगों को भूकंप लेखी यंत्र पर ठीक से मापन किया जाए तो तरंग की प्रवृत्ति के आधार पर संभावित बड़े भूकंप का पूर्वानुमान किया जा सकता है। यानी अगर भूकंप की आशंका लग रही है तो उसके लिए उसके तरंग का मतलब जो पावर है, कितने पावर से आ रही है, उसका वेग क्या है, इसके बारे में अनुमान लगाना कि भयंकर आ रही है, कम मतलब सीधा समझिए कम स्पीड में आ रही है कि ज्यादा स्पीड में आ रही है, उससे क्या होगा, वहां के लोगों को बचाया जा सकता है। तो उसी चीज पे गणना करने की बात हो रही है। दूसरा है भवन निर्माण। भूकंप के विनाश को ध्यान में रखते हुए भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप विरोधी तकनीक के आधार पर बनने वाले भवनों के लिए विशेष पैकेज की सहायता प्रदान करनी चाहिए। तीसरा जान माल की सुरक्षा। जान माल की सुरक्षा हेतु विशेष सुरक्षा बल की आवश्यकता होती है। जान माल मतलब जो भी जान और माल है, इनकी सुरक्षा के लिए एक अलग से बल की व्यवस्था होती है। ठीक है, अगला है प्रशासनिक कार्य। तो भूकंप की बर्बादी को रोकने के लिए प्रशासन, आधुनिक मीडिया, पुलिस तथा जिला प्रशासन सबों की अति आवश्यक है, यानी सभी को मिलकर इसमें काम करना चाहिए। तो चलिए ये था चैप्टर आप लोग का खत्म हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।